गाया देश का तूने तराना याद रखेगा। जो गाया देश का तूने तराना याद रखेगा। तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। गए तुम हमें शान से जीना और मरना सिखा करके, तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। अगर शायद इनको याद रखा गया होता, फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने इस भोजपुरी की इस मिट्टी को पूरी दुनिया में जहां जहां भोजपुरी को पसंद किया जाता है, उन्होंने एक मुकाम दिया और पहचान दिया। और आजाद हिंद फौज सेना में जबरदस्त तरीके से कोई अपना अहम रोल निभा रहा था देश की आजादी के लिए, तो वो थे जिनके दरवाजे हम बैठे हुए हैं। उन्होंने आईएनए ज्वाइन किया तो उस वक्त आईएनए में लोगों को जोड़ने के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल पोएम्स, मोटिवेशनल स्टोरीज अगर लिखने की और बोलने की और अब उसको अदाकारी करके नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया उस वक्त में, तो वो थे नाजिर हुसैन साहब। इसी किरदार की वजह से लेके आए हैं कि वो जिस मूवी को बना रहे थे फ्रीडम फाइटर पे, वो जिंदगी नाजिर हुसैन जी के आए थे। लेकिन हमारे हमारे बीच में उनके परिवार से ही कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और बात करके हम जानेंगे कि आखिर जो है इस तरह का जो इतिहास में जो खेल चल रहा है, क्या इतिहासकारों की कोई कमी पड़ गई थी या अकाल पड़ गया था कि इतिहास में ऐसी शख्सियत को जगह नहीं दिया गया। किसी ने लिखा था कि जो गाया देश का तूने तराना याद रखेगा। जो गाया देश का तूने तराना याद रखेगा। तुम्हारा मुल्क पर सब कुछ लुटाना याद रखेगा। गए तुम हमें शान से जीना और मरना सिखा करके, तुम्हें सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा। तो क्या इस तरह की जो चीजें थी, हालांकि ये बातें भी अगर मैं बोल रहा हूँ, ये चंद पंक्तियां उनके पर बहुत ठीक ठाक बैठती है, तो हमारे बीच में उनके परिवार से हैं और बड़े अदब के साथ में इनका नाम इसलिए लेना चाहूंगा कि मुझे इस बात की खुशी है और गर्व है, फक्र इस बात का है कि आप ऐसे परिवार से हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के परिवार से हैं। हमारे साथ परवेज खान साहब हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हालांकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर शायद इनको याद रखा गया होता, फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने इस भोजपुरी की इस मिट्टी को पूरी दुनिया में जहां जहां भोजपुरी को पसंद किया जाता है, उन्होंने एक मुकाम दिया और पहचान दिया। उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब देश की आजादी के लिए जबरदस्त तरीके से इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत कम लोगों से वो मिल पाते थे, लेकिन उसमें नाजिर हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो उनसे मिला करते थे, उनसे बात होती थी और आजाद हिंद फौज सेना में जबरदस्त तरीके से कोई अपना अहम रोल निभा रहा था देश की आजादी के लिए, तो वो थे जिनके दरवाजे हम बैठे हुए हैं, उनके परिवार के हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी परिवार में कौन कौन लोग हैं साहब? देखिए, वो नाजिर हुसैन 3 भाई थे, तो गाँव पे उनके 2 भाइयों की परिवार रहती है और उनके खुद की जो परिवार है वो मुंबई में है। जी, और उनके एक ही लड़के थे जिनका निधन हो गया पिछले ही साल। जी, जी। तो एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने देखिए देश के लिए बहुत कुछ किया। उसके साथ-साथ देश की आजादी के बाद जो सामाजिक घटनाओं पर अगर हम बात करें, जो समाज में जिस तरह की विकृतियाँ थी, समाज में जिस तरह का भेदभाव चल रहा था, उसपे बहुत ज़्यादा उन्होंने अभिनय किया। उन्होंने जो है वो अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे और कहा जाता है कि बड़े शानदार वो राइटर थे। तो अब अभी हम ये जानना चाहेंगे कि उनको खोजते हुए जैसे आज हम लोग खोजते हुए आए हैं और हालाँकि हम लोग बहुत दूर के नहीं, हमारा गृह जनपद है और सचमुच इस बात के लिए आप चाहे तो मुझे बहुत कुछ सुना सकते हैं, कह सकते हैं। हम नहीं जानते थे और बहुत सारे लोग हमारे जैसे युवा हैं जो नहीं जानते। हम जा करके देश भर में ऐसे फ्रीडम फाइटर को खोजते हैं। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि वो अकेले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने काम किया था, उनके बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि उनके बारे में आप कुछ बताएँ? देखिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सही कहा आपने, ये देश को आज़ादी किसी एक आदमी ने नहीं दिलाई है, बहुत लोगों की कुर्बानियाँ हैं इसमें। लेकिन वो स्पेशल इसलिए हो जाते हैं कि जब उन्होंने आईएनए जॉइन किया, तो उस वक़्त आईएनए में लोगों को जोड़ने के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल पोएम्स, मोटिवेशनल स्टोरीज अगर लिखने की और बोलने की और अब उसको अदाकारी करके नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया उस वक्त में, तो वो थे नाजिर हुसैन साहब। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि जो बॉलीवुड में आए, विमल रॉय उनको लेकर के आए बॉलीवुड में और
इसी किरदार की वजह से लेके आए हैं कि वो जिस मूवी को बना रहे थे फ्रीडम फाइटर पे, वो ज़िंदगी नाज़िर हुसैन जी के आए थे। वो जो जी के आते हैं उनके अदाकारी में वो चीज़ शामिल होती है क्योंकि वो उन्होंने देखा है, अपने साथियों को देखा है कि आज़ादी के लिए लड़ने में कितना उन लोगों को मेहनत करना पड़ा, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और उसके बाद जब वो एक फ़िल्म के प्रीमियर में हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई, तो जब उनको पता चला कि ये भोजपुर बेल्ट से हैं, तो उन्होंने कहा कि, "ए नज़ीर" भोजपुरी में कहा, "ए नज़ीर हर भाषा में फ़िल्म बन गेल, भोजपुरी में ना बनी का।" तो उसके बाद नाज़िर हुसैन साहब जो कि खुद एक बहुत बेहतरीन राइटर थे, अच्छी-अच्छी फ़िल्में उन्होंने लिखी, अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हैं। तो उन्होंने एक हिंदी फ़िल्म के लिए एक स्टोरी लिखी थी, उसको उन्होंने वापस लिया डायरेक्टर से और उसपे पहली भोजपुरी फ़िल्म बनी जिसके लिए उनको कहा जाता है पितामह ऑफ भोजपुरी फ़िल्म। तो वो चूँकि नाज़िर हुसैन साहब जो जिस गाँव से जुड़े थे और जिस प्रोफ़ेशन से जुड़े थे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बजट में कहाँ ये फ़िल्म आएगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस वक़्त के एक पूंजीपति थे, उनसे इनकी मुलाकात करवाई और पहली भोजपुरी फ़िल्म हिंदुस्तान को उन्होंने दिया। पहली भोजपुरी फ़िल्म उन्होंने दिया था उस फ़िल्म का नाम भी आप जानते हैं और बहुत सारे लोग आज भी उस फ़िल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो फ़िल्म कैसी थी और आज की जो भोजपुरी फ़िल्म बन रही है, वो भोजपुरी फ़िल्म कैसी है। उन्होंने जो फ़िल्म बनाई थी कि गंगा मैया तुम्हें पियरी पियरी चढ़ाइए। चढ़ गो पहली फ़िल्म। पहली फ़िल्म उन्होंने बनाई थी और उस फ़िल्म को देखिएगा और आज की जो भोजपुरी फ़िल्म बन रही है और उसी भोजपुरी फ़िल्म को देख-देख करके बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने स्टार बनाया है। लेकिन भोजपुरी फ़िल्म को जन्म देने वाले, भोजपुरी को पूरी दुनिया में पहचान देने वाले नाज़िर हुसैन साहब के हम घर पे हैं। तो उन्होंने जब फ़िल्म बनाई थी, तो बहुत सारी बॉलीवुड फ़िल्में की, भोजपुरी फ़िल्म की, उन्होंने कितनी फ़िल्में बनाई थी? तकरीबन-तकरीबन जानकारी के हिसाब से जो मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, यहाँ तक कि कुछ बीबीसी के भी आर्टिकल्स थे, मोर दैन 400 400 से ज़्यादा फ़िल्में की उन्होंने। तमाम अलग-अलग भाषाओं में और कुछ भाषा तो ऐसे हैं जिनको कि हम भी नहीं जानते, तमिल वगैरह में भी उन्होंने फ़िल्म बनाई है। कई जी, भाषा जानते थे, कितनी वो भाषा? लगभग-लगभग 7 भाषा 7 लैंग्वेज जानते थे वो। और जो है भोजपुरी उसमें इसलिए भोजपुरी के लिए उन्होंने ज़्यादा काम किया क्योंकि वो गाँव से जुड़े रहे हैं और पूरी ज़िंदगी वो गाँव पे विज़िट करते रहे हैं, लोगों से आके मिलते-जुलते रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने शाख को अपने अपने मातृभूमि को जहाँ से वो बिलॉन्ग करते थे, कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, वो हमेशा यहाँ आया करते थे। बहुत वो डाउन टू अर्थ आदमी थे, गरीबों से आके मिलना, गाँव की समस्याओं के बारे में आके लोगों से बात करना, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं उनकी ज़िंदगी से जो ये साबित करती है कि वो अपने जो है बुनियाद से जुड़े रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं उनके जो है परिवार से हैं परवेज़ खान साहब, हालाँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बात करके बहुत ज़्यादा इनको बुलवाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनसे बातें करें और जानें उनके संघर्षों के बारे में। लेकिन अगर उनके संघर्ष के बारे में हम बातें शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि मेरा ये जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन जो उनका संघर्ष था, वो जो है कम नहीं होगा, वो बहुत बड़ा संघर्ष है। मेरी कई ज़िंदगियाँ उन पे कुर्बान हो जाएँगी क्योंकि मैं अगर हम कितना हूँ आगे बढ़ जाएँ लेकिन जो ऐसी शख्सियत के कहा जाता है ना कि एक छोटा-सा कण भी हम नहीं होंगे। लेकिन हम कुछ और जानना चाहेंगे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लोग कहते हैं उनके बारे में अगर जानना शुरू कर दें तो बहुत छोटे में ही जानना चाहेंगे कि वो बड़ा संघर्ष था उनका जब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहे जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज सेना में जब शामिल हुए, तो बड़ी-बड़ी कहानियाँ कुछ चीज़ें हम जानना चाहें, कुछ उसके अंश आप बताएँ? देखिए वो पहली जॉब उनकी जो थी ब्रिटिश दौर में वो एज़ अ फायरमैन उन्होंने जॉब जॉब किया था इंडियन रेलवे में। फिर उसके बाद जो है कि इंडिया को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश की तरफ से वो एक पैक्ट हुआ था गांधी जी और ब्रिटिश के बीच में कि आप हमारे तरफ से लड़ेंगे तो इस देश को आज़ाद किया जाएगा। उस तरफ ब्रिटिश आर्मी की तरफ से सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने ये गए और वॉर प्रिज़नर बना लिए गए, कैदी बना लिए गए और ये मलेशिया, सिंगापुर और जापान में काफ़ी कई साल कैद थे। घर पे तो बहुत लोग ये भी समझ रहे थे कि वो अब बचे नहीं है, इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन वहाँ पे आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस की, तो उन लोगों ने जो वॉर प्रिज़नर थे, एक कंडीशन पे उन्होंने छुड़वाया उनको, वहाँ से वो लोग निकले कैसे भी और वहाँ की जो ज़िंदगी थी, जो बचपन में हमारी बुआ और दादी कहानियाँ बताया करती थी, वो अगर मैं शुरू करूँ बात तो वो खत्म नहीं होगा। बहुत परेशानियाँ उन्होंने झेली वहाँ पे, लेकिन वहाँ से जब निकले, तो वो इतने हाई डिटर्मिनेशन के लोग थे, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी कि देश को आज़ाद करना है, उन उस चीज़ ने उन लोगों को ज़िंदा रखा और इतना मोटिवेटेड रखा कि वो जब आए तो सिर्फ़ बच कर के अपने परिवार से मिलने नहीं आए। वो
इसी उसिया की धरती से रेलवे लाइन से क्रॉस होकर के पहले वो लखनऊ गए और जो चीज़ें बची थी आज़ादी के लिए, जो काम उनका बचा था क्योंकि वो एक कमांडेंट के तौर पे हैसियत से काम करते थे आईएनए में और सुभाष चंद्र बोस के बड़े करीबी थे वो। और जैसा कि मैंने बताया कि वो खुद मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह लिखते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, गाँव-गाँव में जाकर के जब ये लोग चले मलेशिया से, म्यांमार होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, बंगाल और बिहार होते हुए तब जाकर के ये लोग पहुँचे थे। तो रास्ते में जहाँ भी ये रुकते थे, ताकि इनके पीछे दोनों लोग पड़े हुए थे। गांधी जी की फ़ौज भी थी जो कि वो नॉन वायलेंस को लेके चल रही थी और वो लोग भी इनके पीछे थे और ब्रिटिशर भी थे इनके पीछे क्योंकि ये लोग रियल फाइटर थे। उनकी थॉट प्रोसेस भगत सिंह से भी मिलती थी और सुभाष चंद्र बोस थॉट प्रोसेस को लेके चल ही रहे थे, उनकी टीम में थे। तो ये टीम इकट्ठा कर रहे थे कि बिना टीम की आज़ादी मिलने वाली नहीं है, तो ये जोड़ने की काम कर रहे थे, तो बड़े लोगों को इन्होंने जोड़ा अपने साथ। और फिर इतनी मुश्किलों से सामना किया इन्होंने, फिर ये इंडिया में आए, फिर उसके बाद इंडिया आज़ाद हुई। कुछ दिन ये छिपे भी रहे हैं कि आज़ादी के दौर पे भी चूँकि गांधी जी का इम्प्रेशन ज़्यादा था, तो इसकी वजह से कुछ दिन बचे, लेकिन देश ने इनको रिकॉग्नाइज़ भी किया। इनको एज़ अ फ्रीडम फाइटर के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया गया। पूरी लाइफ़ टाइम के लिए इनको रेलवे पास दिया गया। उनके देहांत के बाद उनकी वाइफ़ को वो पास मिला और वो पेंशन वगैरह भी मिलता रहा फ्रीडम फाइटर का। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे वो फ्रीडम फाइटर थे और जो फ़िल्म जगत में उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बीत गया और हमने हम ये अब ज़रूर देखने को मिल रहा है कि देखिए परिवार की ज़िम्मेदारी नहीं थी उनको याद रखना क्योंकि उन्होंने पूरे देश को ही अपना परिवार मान लिया था। पूरा देश उनके लिए एक परिवार था और पूरे देश की ज़िम्मेदारी थी कि उनको याद रखना था। लेकिन अभी हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी लोग जैसे चाहे प्रशासनिक हों, चाहे राजनैतिक रूप से लोग हों, देश भर की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि लोग आते हैं जो है आकर के कोई बड़े लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े लेवल के लोग आते हैं कभी पूछने के लिए कि क्या है, कैसे है, परिवार कैसा है? देखिए, बहुत बड़े लेवल पे तो लोग नहीं आते हैं और कहीं न कहीं उनको अपने ही लोगों ने भुलाया है। उनकी एफ़र्ट को और रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए था और वो आपने सही कहा कि वो इस ज़िले के लिए ही नहीं थे, गाँव के लिए या इस परिवार के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के थे। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनको उनके लेवल के हिसाब से, उनके स्टेचर के हिसाब से कुछ अचीवमेंट अवार्ड जैसे पद्मश्री या पद्म विभूषण वगैरह उनको मिलना चाहिए था क्योंकि उनका जो लेवल था, उन्होंने जो देश को दिया, फ्रीडम फाइटर के दौर में भी, आज़ादी के बाद भोजपुरी पूरे बेल्ट के लिए एक बहुत बड़ा बेल्ट है और ये कह सकते हैं मौखिक भाषा है, लिखित भाषा तो नहीं है, लेकिन मौखिक भाषा बड़े-बड़े बेल्ट में इसको बोला जाता है। तो उस पूरे इलाके को यहाँ तक कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था लंदन के किसी एक न्यूज़पेपर का, उसमें भी भोजपुरी लैंग्वेज के पितामह के बारे में इनका एक आर्टिकल छपा हुआ था। तो इनका जो नाम है, वो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। दुबई में भी एक भोजपुरी अवार्ड हुआ था, इनके नाम पे हुआ था। लेकिन कह सकते हैं कि सरकार ने उस लेवल पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जिस लेवल पे इनको करना चाहिए। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और उनको चूँकि इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके एफर्ट को दिखाना चाहिए कि हाँ, इस इलाके से, इस देश के लिए कुछ कर गुज़र गए लोग भी थे, जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ फ्रीडम फाइटर ही नहीं, फ्रीडम फाइटर के बाद भी एक अलग किस्म की लड़ाई लड़ी। अलग-अलग मुद्दों पे उन्होंने कहानियाँ लिखी, अलग-अलग मुद्दों पे उन्होंने फ़िल्म बनाया। उनकी फ़िल्म में कोई भी ऐसा फ़िल्म नहीं होगा जिसमें एक बेहतर मैसेज ना हो। और ये भी कह दूँगा कि जो डिग्रेडेशन हुआ है, डिटोरिएशन हुआ है भोजपुरी फ़िल्मों का क्योंकि उसके अंदर वो बात अब नहीं रहेगी। आप परिवार के साथ भोजपुरी फ़िल्म का एक गाना नहीं सुन सकते हैं और उस ज़माने का गाना आप सुनेंगे जो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जैसे लोग इनके लिए गाया करते थे, इनके घर आया करते थे। और एक और चीज़ है आपको मैं बता दूँ शायद किसी भी न्यूज़ चैनल वालों को पता भी नहीं होगा कि ₹1 भी वो गाने के लिए पैसा नहीं लेते थे इनसे। इतना इज़्ज़त करते थे इनका क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर थे, तो फ़िल्मी दुनिया में इनका अलग इज़्ज़त था। जी, अलग सम्मान था। अच्छा वो उस समय जिस समय फ़िल्में कर रहे थे देश की आज़ादी के बाद, तो उसियाँ अब कब-कब आया करते थे? कब जैसे हमेशा आया करते थे या 2, 4, 5 साल ऐसा होता है कि जब लोग सुपरस्टार हो जाते हैं या अभिनेता हो गए या बड़े लेवल पर चले गए तो गाँव को अक्सर लोग भूल जाते हैं। लेकिन उनका तो इतना बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने मिट्टी को पहचान दे दी। मतलब घर तो आते थे कि नहीं तो हम जानेंगे, लेकिन उन्होंने उस मिट्टी को पहचान दिया मतलब गाँव के अगल-बगल जितने सारे गाँव हैं और यहाँ से लेकर के बिहार तक के तमाम जो जो भोजपुरी इलाके थे, उनको अपने फ़िल्मों में उन्होंने जगह दी, तमाम जो घाट हैं, नदियों का किनारा है,
उन सारी चीज़ों जो छोटे-छोटे गाँव हैं, जो गरीब किसान परिवार के लोग हैं, उस तरह के गाँव को उन्होंने अपनी फ़िल्मों में जगह दिया था। तो घर कब-कब आया करते थे वो? देखिए, अक्सर वो आया करते थे, साल में 1 बार भी कभी आते थे, कभी 2 बार पे, कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए तो 1-2 साल गैप हुआ होगा, नहीं तो अक्सर वो आया करते थे। वो बड़े ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। गाँव पे जब भी आते थे तो अपने लोगों से मिलने से कभी परहेज़ नहीं करते थे। सबको बुलाते थे, सब उनसे हालाँकि वो बहुत बड़े आदमी थे, वो आते थे तो अभी हमारे चचा हैं, उस दौर में इन्होंने उनको देखा है अपनी आँखों से जो कि हम लोग देखे नहीं हैं। भले हम उनके ये भी हमारे ही परिवार के ही हैं, तो इन्होंने अभी बताया कि यहाँ पे गाड़ियाँ, बैलगाड़ियों की भीड़ लगती थी जब वो आते थे, बड़े-बड़े लोग आते थे। लेकिन साथ में गाँव के लोग सब अपने एक परिवार की तरह उनसे आके मिलते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, क्योंकि वो गाँव से बड़े जुड़े हुए थे। बड़े मतलब डाउन टू अर्थ आदमी थे वो। जी। देखिए, परिवार से तो लगाव था ही, इस मिट्टी से लगाव भी बहुत ज़्यादा था। जब वो आते थे तो यहाँ महफ़िलें लगती थी। आज देख रहे होंगे ये दरवाज़ा है वीरान है और अपने जो है उस वीरान इस मौसम में मतलब वो एक तरह से कहा जाए तो रो रहा होगा। लेकिन वो ऐसी शख्सियत थे जब कभी आते थे तो यहाँ पूरी महफ़िल लग जाती थी। और ये जो मकान जिस मकान को हमने दिखाया, इसका ज़र्रा-ज़र्रा इस बात के लिए गवाह है कि वो कैसी शख्सियत थे, उनके खून में वो कितना उबाल था जो उन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है। लेकिन शर्म की बात ये है कि ये देश उनको भुला रहा है, भुला दिया है। लेकिन आने वाले समय में क्या युवा पीढ़ी की यही ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को न खोजा जाए, ऐसे लोगों को उसी हाल पे छोड़ दिया जाए जो लोग चाहते हैं। इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में वो जगह भले न दी, लेकिन क्या जो वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है आने वाले समय में क्या ऐसे लोगों को स्मृतियों में याद रखना है कि नहीं याद रखना है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है क्योंकि आने वाले समय में लोग कहा जाता है कि आप जिस तरह के समाज का निर्माण करेंगे, आने वाला समाज उसी तरह से आपसे भी पेश आएगा। इसलिए आने वाले समय में पीढ़ियाँ हमको गाली ना दें, इस बात का ध्यान रखते हुए हम ऐसे लोगों को याद रखें और अपनी पीढ़ी की जो आने वाली जो नस्लें हैं, उनके उनमें तब्दीली के लिए ऐसे लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि धार्मिक मान्यताओं में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो करके हम पूरे समाज को नहीं, पूरे देश को बदल सकते हैं। उनके बारे में बता करके, उनके बारे में हम चर्चा करके, अपने उनके बारे में विचार रख करके आने वाली पीढ़ियों के अंदर उस तरह की प्रेरणादायी जो चीज़ें हैं, वो भर सकते हैं। उनके जो उनकी जो अंदर जो प्रतिभाएँ हैं, जो कहीं न कहीं दबी हुई हैं इस बात के लिए कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुएँ के मेढक की बात अगर करें तो कुएँ में जब मेढक होता है तो वो जानता है कि दुनिया इतने में है, लेकिन सच में अगर उसको कुएँ से बाहर निकाल दिया जाए, तब समझ पाता है कि नहीं दुनिया बहुत बड़ी है। तो आज हम वही चीज़, वही दंश झेल रहे हैं। आने वाले समय में ऐसी शख्सियत को समाज के सामने उभार करके अपनी पीढ़ियों को बदलने का प्रयास किया जाएगा। आज वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि मेरी भी निजी राय यही है कि ऐसी शख्सियत को हम ज़रूर याद रखेंगे, स्मृतियों में याद रखेंगे। भले कोई मनाए न मनाए लेकिन आज इस दरवाजे से मैं प्रण करके जा रहा हूँ इसलिए कि मेरा ये बात करते हुए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि हम जिस शख्सियत के दरवाजे